नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज पटवार के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पटवार पेपर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं, हमेशा की तरह एक पैसेज आपको दिया हुआ था, तो उस पैसेज की हम बात कर लेते हैं। और पैसेज करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको पैसेज क्यों पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस? मानव पर डर का प्रभाव क्या है? याद रखिएगा, इस चीज को जहन में रखकर पैसेज को पढ़ना है कि मानव पर डर का प्रभाव क्या है, यह आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ। जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का एक लक्ष्य है, वो क्या है कि हम इस चीज की आवश्यकता को महसूस करें। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य है हमें इस चीज की आवश्यकता को महसूस करवाना। किस चीज की आवश्यकता को महसूस करवाना, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वी आर यंग वी शुड। जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम युवा होते हैं तो क्या करना चाहिए, वो बताना है। फिर एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द। तो एजुकेशन हमारी सहायता करती है किस चीज़ में, हमें ये महसूस करवाने में। क्या महसूस करवाने में, वो बताना है। और द पैसेज इज अबाउट, और ये पैसेज किसके बारे में है, किसके इर्द गिर्द घूमता है, वो टॉपिक हमें फाइंड आउट करके बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज। तो पैसेज आपको दे रखा है इस तरह का, देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया पैसेज है। धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हर एक प्रश्न का आंसर यहीं से प्राप्त करके हम टिक करेंगे सही आंसर हमारा क्या है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का फंक्शन। ठीक है, शिक्षा का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वो है जो युवा या छोटे बच्चे हैं या युवा लोग हैं उनको तैयार करना। ठीक है, किसके लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। क्या समझने के लिए? द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए। बात समझ में आ गई? शिक्षा का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है एजुकेशन का? युवा लोगों को जीवन के पूर्ण जो प्रक्रिया है, मतलब पूरा प्रोसेस जो है जीवन की, उसको समझने के लिए तैयार करना। द एंड ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य। ये एंड का मतलब मैं क्या पढ़ूं, इसको एम पढ़ सकता हूं, पर्पज पढ़ सकता हूं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इज नॉट मेयरली टू पास सम एग्जामिनेशंस। मेयरली का मतलब होता है ओनली। मेयरली से मतलब क्या होता है? ओनली, केवल। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है, टू पास सम एग्जामिनेशंस, कि हम कुछ परीक्षाएं पास कर लें, एंड गेट ए जॉब, एक जॉब हमें मिल जाए, एंड अर्न वंस लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। ठीक है, और हम हमारी आजीविका कमा लें, मतलब पैसा कमाना सीख जाएं, जॉब प्राप्त कर लें, जीवन यापन करना सीख लें, परीक्षा पास कर लें। केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है। आगे कह रहा है, इफ एजुकेशन इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ। यदि शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा है लोगों को मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझाने के लिए, कि जीवन क्या है ये समझाती है शिक्षा। देन श्योरली लाइफ इज नॉट मेयरली अ जॉब। तो फिर अगर शिक्षा ये है कि हमें जिंदगी का मतलब सिखाती है, तो फिर मानकर चलिए कि जिंदगी केवल एक जॉब या ऑक्यूपेशन नहीं है। अब कई बच्चों को ये शायद ना पता हो कि जॉब और ऑक्यूपेशन में क्या अंतर है। जॉब से मतलब है जो काम आप पैसा प्राप्त करने के लिए करते हो, अर्निंग के लिए करते हो, उसे कहा जाता है जॉब। ऑक्यूपेशन का मतलब है किसी भी काम में आप इंडल्ज होते हो, किसी भी काम में आप लगे हैं, उस चीज को, उस ऑक्यूपाई करने का जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन। तो कह रहा है कि अगर शिक्षा हमें जिंदगी का मतलब सिखाती है, तो फिर जिंदगी का मतलब तुम्हें पता है कि जॉब या ऑक्यूपेशन नहीं है। जीवन क्या है? जीवन कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण रूप से, वाइड एंड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, बहुत ही गहरा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जीवन जो है वो थोड़ा सा, उसका मीनिंग बहुत गहरा है, जीवन का मीनिंग बहुत विस्तृत है। वाइड का मतलब विस्तृत है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या? अ वास्ट रियलम इन विच, वास्ट का मतलब विशाल, ह्यूज लिख लीजिएगा, विशाल को बोलते हैं। रियलम का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, स्फीयर।
एरिया कह सकते हो, स्फीयर कह सकते हो, ठीक है। ए वास्ट रियलम, तो ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी रहस्य है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इन विच जिसमें वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग, जिसमें हम मानव की तरह फंक्शन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात हमने क्या क्या सीखा, एंड का मतलब उद्देश्य है, एंड का मतलब हमारा पर्पज है, एम है, मेयरली का मतलब ओनली है, लाइवलीहुड का मतलब आजीविका है, ठीक है। आप जो भी जीवन यापन करने के लिए करते हैं, वॉट एवर यू डू टू लीड योर लाइफ इज कॉल्ड लाइवलीहुड। प्रोफाउंड का मतलब है डीप, गहरा, मिस्ट्री का मतलब है सीक्रेट, वास्ट का मतलब है ह्यूज, रियलम का मतलब है क्षेत्र। तो यहां तक की बात अगर समझें तो मैं आपको थोड़ा सारांश में बता दूं कि छोटा मोटा मोटी बातें ये क्या करना चाह रहा है। ये पैसेज कह रहा है कि भाई जिंदगी का जो शिक्षा है, इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल जॉब प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल कमाई करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है जीवन को समझना, और हमें पता है कि जीवन का मतलब ये नहीं होता कि कोई जॉब प्राप्त कर लिया, कोई ऑक्यूपेशन प्राप्त कर लिया। जीवन का अर्थ थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा विस्तृत है, ये एक रहस्य है, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही विशाल एक क्षेत्र है जीवन, जिसमें हम सभी ह्यूमन बींग्स की तरह फंक्शन करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। इफ वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स, यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं ओनली टू अर्न अ लाइवलीहुड, किसके लिए, केवल आजीविका कमाने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए ही तैयार करते हैं, वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी का जो सार है, जो पॉइंट है जिंदगी का, वो हम मिस कर देंगे। अगर केवल आजीविका कमाना सीखते हो तो जिंदगी का जो एक सार है वो आप मिस कर दोगे। जिंदगी जीना जिसको कहते हैं वो आप नहीं जान पाओगे। टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टू गेट अ डिग्री और पास एन एग्जामिनेशन। जिंदगी को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी डिग्री प्राप्त करने या परीक्षा पास करने की अपेक्षा या क्या तुलना में फॉर अ जॉब के लिए, ठीक है। तो जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि डिग्री, ये थोड़ा सा वापस से घुमाकर वहीं पर लेकर आ रहा है बातें जो फर्स्ट स्लाइड में की है। अगेन यहाँ पे वही चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो जिंदगी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में, डिग्री प्राप्त करने या एग्जाम पास करने की तुलना में जॉब के लिए। लाइफ विद ऑल इट्स सटलिटीज, सटलिटीज का मतलब होता है बारीकियां, जो क्लोज, मतलब आप कह सकते हो सटलिटीज का मतलब जो बहुत ही माइन्यूट थिंग्स होती हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, उसे आप कह सकते हो सटलिटीज, बहुत ही बारीकियां, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवन अगर इसको पूरी बारीकियों से देखें, सूक्ष्मता से देखें, तो ये कि बहुत बड़ा विस्तार है। वास्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, विस्तार। इट हैज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी। तो कह रहा है कि जीवन का एक असाधारण सुंदरता है, इसकी जिंदगी बहुत सुंदर है। इट्स सोरोज एंड जॉयज, जीवन में सुख है, दुख है। इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड सच एज एनवीज। तो जिंदगी में कुछ मस्तिष्क में कुछ छिपी हुई चीजें, हिडन का मतलब कंसील्ड, छिपा हुआ, तो छिपी हुई चीजें भी होती हैं, जैसे कि ईर्ष्या होती है, एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पैशंस जुनून होते हैं, फियर्स डर भी होते हैं, फुलफिलमेंट्स कुछ प्राप्ति के बाद जो एक फीलिंग आती है वो भी होती है, एंग्जाइटीज, एंग्जाइटीज का मतलब होता है चिंताएं होती हैं, एंग्जाइटीज पढ़ते हैं सॉरी, एंग्जाइटीज का मतलब चिंताएं इसके अंदर होती हैं, वरीज होती हैं। तो इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड। तो कह रहा है कि इस जिंदगी के अंदर यहाँ पे आपको माइंड में कुछ हिडन थिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे हो सकता है कि हम ईर्ष्यालु हो सकता है कि हम महत्वाकांक्षी हो सकता है कि किसी चीज को लेकर पैशनेट हो सकता है कि हम डर लगता हो कोई चीज का, या फिर हमारे में फुलफिलमेंट की फीलिंग हो, या एंग्जाइटीज हो, चिंताएं हो, राइट। आगे देखिएगा, द बर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लरिशिंग ट्रीज, पक्षी, फूल, फलते फूलते वृक्ष। फ्लरिशिंग का मतलब फलना फूलना, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा वो पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, वो पेड़। द हेवंस, स्वर्ग, द स्टार्स, तारे, नक्षत्र, द रिवर्स, नदियां, द फिशेज देयर इन, और उन नदियों में मछलियां। ऑल दिस इज लाइफ, ये सब जीवन है, प्रकृति, ये पूरी प्रकृति जीवन है। व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं, युवा होते हैं, वी मस्ट सीक एंड फाइंड आउट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें निश्चित रूप से
सीक एंड फाइंड, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, ये सारे मीनिंग देता है। तो हमें निश्चित रूप से ये खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, कि लाइफ किस बारे में है। ठीक है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी किस बारे में है। दस वी कल्टीवेट इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार से हम शिक्षा की सहायता से इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब एक प्रकार से आप में इंस्टिल करती है फीलिंग, आप में वो आदत का एक कह सकते हो कि आदत बनाती है वो आपको। तो कल्टीवेट का मतलब है एक तरीके से कोई चीज को डेवलप करना आपके अंदर। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली। इंटेलिजेंस क्या होती है, जिसको आप होशियारी बोलते हो। देखो इंटेलिजेंसी बोलते हैं कई बार हम लोग, वो गलत होता है। इंटेलिजेंसी कोई वर्ड नहीं होता। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली। इंटेलिजेंस क्या है, होशियारी क्या है, कि हम कोई चीज को मुक्त रूप से अगर सोचने की क्षमता रखते हो, बिना डर के सोचने की क्षमता रखते हो, बिना कोई सूत्र के सोचने की क्षमता रखते हो, सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर आवरसेल्व्स, तो ताकि हम हमारे लिए कोई चीज को डिस्कवर कर सकें, खोज सकें, कौन सी चीज जो कि रियल है, वास्तविक है, एंड जो कि सच है। Anyone who is gripped with fear, कोई भी व्यक्ति जो जकड़ा हुआ है, gripped with का मतलब shackled with कह सकते हो, हिंदी में लिख लेना जकड़ना। यदि कोई भी व्यक्ति है डर से जकड़ा हुआ है, will never be intelligent, वो व्यक्ति कभी होशियार नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। Most of us have fear in one form or another, हम में से अधिकांश को कोई ना कोई डर होता है, चाहे इस रूप का डर हो या उस रूप का डर हो, कोई ना कोई डर का प्रकार निश्चित रूप से सभी में देखने को मिलता है। आगे है वेयर देयर इज फियर। अब कह रहा जहां डर है वहां पे इंटेलिजेंस नहीं है। सेम बात पीछे भी कही थी। दस व्हाट एजुकेशन शुड डू, तो इस प्रकार से एजुकेशन को क्या करना चाहिए, एजुकेशन को करना चाहिए कि हम समझ सकें कि आजादी का महत्व क्या है, आजादी की क्या आवश्यकता है, उसको हम समझ लें। इसमें एजुकेशन को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आया था प्रश्न ये कि एजुकेशन को किस चीज में हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्या रियलाइज करने में, तो फ्रीडम के नेसेसिटी को समझने में। ये प्रश्न का आंसर करना है। अनलेस वी आर फ्री, यदि हम फ्री नहीं है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है। अनलेस के साथ आपको याद रखना होता है कि नोट कभी नहीं आता, सिंस इट इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर ये खुद ही नेगेटिव है तो क्यों लगाएंगे हम इसके साथ में नोट। तो अनलेस वी आर फ्री, यदि हम मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, आजाद नहीं है, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग, तो हम जिंदगी का जो पूरी प्रक्रिया है जीने की, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, व्हेन वी आर फ्री, जब हम मुक्त होंगे, फ्री होंगे, वी हैव नो फियर, तो हमारे कोई डर नहीं होगा। यदि हम स्वतंत्र होंगे तो डर भी नहीं होगा। वी डू नॉट इमिटेट बट वी डिस्कवर, हम अनुकरण नहीं करते हैं। इमिटेट का मतलब फॉलो करना, अनुकरण करना। तो हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, चीजों को खोजेंगे, कुछ नया हम अपने आप इन्वेंट करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे, प्रश्न को देखेंगे अच्छे से, तो सारे प्रश्न के आंसर अपने आप सामने आ जाएंगे। पहला प्रश्न था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस। डर के बारे में क्या कहा, डर है तो इंटेलिजेंस नहीं है, डर है तो आजादी नहीं है, है ना, ये सब कहा था। तो वी अंडरस्टैंड लाइफ्स ग्रेट मिस्ट्री, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर, क्या डर के कारण हम जीवन के रहस्य को समझते हैं। डर से होगा वो नेगेटिव चीज होगी, ध्यान रखना। वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, हम हमारे इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल यही तो कनेक्शन दे रखा था, डर का कनेक्शन इंटेलिजेंस से दिया गया था। अगर डर है तो इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस है तो डर नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ, मैंने भी बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य हमें रियलाइज करवाए, क्या किस चीज की जरूरत है, जरूरत है फ्रीडम की। अभी तो आया था। साइंस का नाम हमने पूरे पैसेज में कहीं पर भी नहीं लिया, काट दीजिए। जॉब्स, क्या शिक्षा का उद्देश्य यह है कि केवल जॉब की आवश्यकता, ये तो नेगेटिव बताई थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जॉब प्राप्त करना, एग्जाम पास करना ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्रीडम आ जाएगा। अभी मैंने बताया था, वहां पे मैंने इस चीज को स्ट्रेस भी किया था कि भाई यहाँ पे देखो फ्रीडम दे रखा है, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं, युवा होते हैं, वी शुड, तो क्या करना चाहिए। देखो कुछ चीजें तो ऐसी देखते काट दोगे आप। स्टडी साइंस, साइंस का नाम नहीं था। एक अच्छे जॉब का प्रयास करना, ये यहाँ पे नेगेटिव बता रखी थी। जॉब का तो एक विरोधी कर रखा था कि जिंदगी को समझें, शिक्षा को समझें, शिक्षा का उद्देश्य समझें, केवल जॉब प्राप्त करना नहीं है, केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, एक ही तो है जिंदगी का मीनिंग प्राप्त करना था ना। सीक एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का अर्थ क्या है वो समझना। शिक्षा मतलब हमें जब युवा होते हैं तो हमें जिंदगी का मीनिंग समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम लाइफ का मीनिंग समझें। एजुकेशन हमारी हेल्प करती है रियलाइज करने में क्या,
देखो मीनिंग ऑफ फियर नेगेटिव हो गया, क्योंकि डर का थोड़ी बताएगी। शिक्षा अगर किसी में शिक्षा जो मतलब व्यक्ति प्राप्त करता है, जो शिक्षित हो जाता है, तो वहां डर रहता ही नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। शिक्षा हमारी हेल्प करती है गुड हेल्थ के लिए, हेल्थ की बात हमने पूरे इस पैसेज में नहीं की। शिक्षा हेल्प करती है करियर बनाने में, तो करियर बनाने में हेल्प तो करती है, लेकिन हमने कहा था कि करियर बनाना ही उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, डिग्री प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम आया था अभी। ये प्रश्न जो है ठीक ऐसा ही नहीं गया, ये देखो इस प्रश्न से इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक ऐसा ही तो आपको नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, नंबर 5 देखिएगा, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस बारे में है, तो पैसेज पता लग गया आपको, शिक्षा के बारे में है। ठीक है, फ्रीडम बात की गई थी, बात इसकी भी थी, बात इसकी भी थी, लेकिन पूरा पैसेज किस बारे में है, किसके इर्द गिर्द घूमता है, क्या दूरी थी, क्या एक्सिस था, एजुकेशन के बारे में पैसेज था। तो ये तो आपका पैसेज हो गया। फिर हमारे पास कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, हरीश और उमेश वर प्रेजेंट एट द वेडिंग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से मान लीजिए प्रश्न को, तो ये देखो हरीश और उमेश, जब ये और लग जाता है तो और के बाद वाला सब्जेक्ट देखकर हम वर्ब लगाते हैं कि या तो हरीश या फिर वो। ठीक है, यहाँ कोई रूल काम नहीं करता है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आपको मतलब मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बस जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो सब्जेक्ट दोनों ही हैं, हरीश भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, और ठीक है यहाँ तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन जिस रूल को देखकर आपको एग्जाम में इसका आंसर करके आना, वो ये होता है कि और के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि और के पहले वाला भी तो सब्जेक्ट ही है, ये कह रहा है या तो हरीश या फिर उमेश, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन एक रूल बना दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं कि समझाया जा सके, इसलिए एक नियम बना दिया गया और इसमें यह कहा गया कि और के बाद वाला सब्जेक्ट देखो और इसको देखकर वर्ब लगाओ। तो वर्ब के स्थान पर क्या लगाएंगे, वॉज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर होता। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, ये भी अग्रीमेंट टॉपिक से, कि जो अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स है, वर्कर्स की जो अकुशल जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर, जिसको पता हो, हुनर हो, किसी चीज़ की दक्षता हो, डेक्स्ट्रस हो, और कुछ ऐसे हो जो अनस्किल्ड हो, ठीक है, जो एप्ट नहीं हो, तो ये है अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। आप इसको रूल से लेकर जाओगे तो रूल ऐसे समझना कि जब 2 प्रकार के सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, अगर मैं इसको रूल में से बताऊं तो 2 प्रकार के अगर सब्जेक्ट है, S1 है, S2 है, बीच में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो आपको जो भी वर्ब लगानी होती है वो लगानी होती है S1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन रूल समझने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल बेसिक से भी समझ सकते हो। ये कह रहा है कि वर्कर्स की जो अनस्किल्ड क्लास है, वो क्लास इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास, सबसे ज्यादा शोषण उसी का होता है। वर्कर्स में क्लासेस बटी हुई है, कुछ स्किल्ड वर्कर्स की क्लास है, कुछ अनस्किल्ड की क्लास है। सबसे ज्यादा शोषण कौन सी क्लास का, अनस्किल्ड क्लास का, तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसलिए यहां पे क्या आएगा, नंबर 2 आर के स्थान पर इज, क्योंकि अनस्किल्ड क्लास सब्जेक्ट है। नंबर 8 था, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये 10th से एक प्रश्न था आपका कि जब प्रिंसिपल ने कक्षा में प्रवेश किया तो उस मूवमेंट क्या था वो बताना है। मैं रूल में भी लेकर जाता हूं इसके अंदर और कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। इसका रूल ये कहेगा कि जब आपको 2 उपवाक्य दे रखे हों, 2 क्लॉज दे रखे हों, एक तरफ अगर वैन के साथ में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरे साइड में आपको क्या लगाना है, वॉज वर्ब के साथ में V0, इसके साथ में ING पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है। वैसे इसको समझिए, जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। जब आपने ये कहा कि जब प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश किया तो एक लड़का बोर्ड पर, तो जिस समय क्लास में प्रवेश किया, द मोमेंट व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, उस मोमेंट, उस क्षण क्या हो रहा था, उस क्षण एक लड़का था जो बोर्ड पर लिख रहा था, यही तो बनाओगे। तो इसलिए यहाँ पे वॉज राइटिंग आएगा, रोट नहीं आएगा, वॉज राइटिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नंबर 9 है, ही ऑलवेज इज ट्राइंग टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहां पे भी टाइम और टेंस का प्रश्न बन सकता है। ही ऑलवेज इज ट्राइंग, ऑलवेज एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मीन्स दर्शाता है जो काम बार बार में होता है, जो काम
एक रिपीटेशन है जिस काम का, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, कल भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, हर दिन हो रहा है, तो वो काम है रेकरिंग, एक एक्शन है, बार बार में हो रहा है। ऐसे कार्यों के लिए हम एक चीज लगाते हैं V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, कुछ भी कह दीजिए, ये लगाएंगे तो यहां पे इज ट्राइंग नहीं आएगा, ट्राइज आएगा। ही ऑलवेज ट्राइज, ठीक है, क्योंकि ये रेकरिंग एक्शन है, वह हमेशा कहता है, ये कहना चाहता है, हमेशा कहता है, हमेशा ऐसा करता है, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अगला है आई वुड बी गिव यू अ चॉकलेट। एक बात समझना, बी जहां भी दिखता है आपको, तो बी के कुछ फॉर्म्स होते हैं। देखो, बी के रूप होते हैं, इज एम आर होता है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी का आईएनजी रूप क्या होगा, बीइंग हो जाएगा, और बी स्वयं जो कि आपका क्या हो गया, बेस फॉर्म हो गई इसकी। इस प्रकार से बी के कुल मिला के कितने रूप हैं, तो आप देखिए 8 रूप हैं, 3 तो ये हो गए, 2 5 6 7 8। इनमें से कोई भी अगर रूप दे रखा है तो 2 ही संभावना बनती है, या तो V3 या फिर V0 के साथ में ING। ये जो V3 है, थर्ड फॉर्म है, ये कब लगेगी, ये तब लगानी है आपको जब आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा होता है, ये तब लगाना होता है जब वाक्य एक्टिव वॉइस में दे रखा होता है। लेकिन यहां देखो कहीं ऐसा विकल्प है क्या कि आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, तो गलत तो है ही। अब गलती कौन से पार्ट में है, क्या बी को हटा दूं या यहां पे मैं गिविंग या गिवन करूं, तो पढ़कर देखिए, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन था। आई वुड बी गिव यू अ चॉकलेट इफ यू गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो यहाँ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होती है एक इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। उसके अकॉर्डिंग देखिए चलता क्या है कि अगर इफ के साथ में आपने एक तरफ V2 लगा रखा है, दूसरे साइड में फिर आपको लगाना होता है वुड, या फिर हो सकता है आवश्यकता अनुसार कुड लगाना पड़ जाए, हो सकता है माइट लगाना पड़ जाए। ऐसे कुछ मॉडल्स आते हैं और मॉडल के साथ में V0 लगता है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का एक हिस्सा है ना। तो यहाँ पे समझिए आप कि इफ के साथ में आपको दिया सेकंड फॉर्म, तो इफ के साथ सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वुड प्लस V0, ठीक है। तो फिर बी की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो बी को यहाँ से हटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई वुड गिव यू अ चॉकलेट, कि मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, इफ़ यू गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, यदि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हो, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट टाइम जो पेपर सॉल्यूशन होगा उसमें मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।